दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम जीव विज्ञान के रोग और उपचार श्रृंखला में विषाणु जनित रोगों से संबंधित भाग 1 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, रोग और उपचार में विषाणु जनित रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग का दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है, बिल्कुल सही। डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये आपका सही नहीं है। और आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन या म्यूटेशन करते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, वायरस शब्द डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग ने दिया और वायरस जीनोम में केवल डीएनए या आरएनए होते हैं, एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकते। डीएनए और आरएनए अणु द्विस्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड, रैखिक या गोलाकार हो सकते हैं। आरएनए वायरस डीएनए वायरस की तुलना में तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं और डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होती है। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन या म्यूटेशन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। तो सही उत्तर है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, ये जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। दोस्तों बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत और इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, बिल्कुल सही है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, सही नहीं है। और विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकी संवाहकों द्वारा होता है, गलत है। तो सही उत्तर केवल और केवल एक ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन और जल द्वारा तथा कीटों के द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों आप जान लीजिए, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु होता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं जैसे रेट्रोवायरस आदि में एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिले न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं और विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं, न ही इसका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, ACE2 H2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। तो सही उत्तर है विषाणु जनित रोगों के प्रसार से। दोस्तों ACE2 यानी एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है। ये एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित कर छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए अपनी सतह पर स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए सार्स-CoV-2 वायरस H2 से बंध जाता है। H2 कोविड-19 वायरस के लिए एक सेलुलर द्वार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है MERS यानी मर्स, सार्स यानी SARS, कोविड-19 या उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोव 2 2019 एनकोव की खोज हुई, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारियों में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और मर्स यानी मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है। अगला प्रश्न है कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है, तो ये आपका सही नहीं है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है और कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन है। भारतीय सीरम संस्थान भारत में इस टीके का विनिर्माण भागीदार है। कथन एक गलत हो जाएगा। आप जान लीजिए, रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक 5 वैक्सीन मानव एडनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला रजिस्टर्ड टीका है। इस तरह कथन 2 सत्य है। कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। कथन 3 सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सही उत्तर सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड जो है वैक्सीन विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 0.5 मिलीलीटर। दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन में प्रत्येक डोज की मात्रा 0.5 मिलीलीटर की 2 अलग अलग खुराक शामिल है। भारत सरकार की अनुशंसा अनुसार पहली खुराक के बाद 12 से 16 सप्ताह के बीच दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो सही उत्तर है रूस ने। दोस्तों भारत ने कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 को रूस से आयात किया। ये दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन है। इसका नामकरण प्रथम सोवियत स्पेस अंतरिक्षयान के नाम पर स्पुतनिक रखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा? तो सही उत्तर डेंगू। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज ज्वर होता है और दोस्तों यह एक प्रकार के वायरस के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। ये रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है और इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है एडीज और क्यूलेक्स। यहाँ पर ए और डी दोनों ही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है कैसे? ये आपको बताना है। ऑप्शन है वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा या प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो सही उत्तर है वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो डेंगू ज्वर है, डेंगू बुखार, ये जो है वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो सही उत्तर है प्लेटलेट्स की। दोस्तों डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूँकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है डेंगू मच्छरों द्वारा संचरित प्रोटोजोआ रोग है, सही नहीं है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, सही नहीं है। और त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो केवल 3 आपका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है और प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। 1 और 2 कथन असत्य हैं और त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण हैं।
अगला प्रश्न है पीत ज्वर या पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो सही उत्तर है दोस्तों पीत ज्वर या पीला बुखार एक संक्रामक रोग है। इसका कारक विषाणु होता है। वायु, जल, घरेलू मक्खी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पीला ज्वर या येलो फीवर का कारक जो है सूक्ष्म विषाणु द्वारा होता है, जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ऑप्शन है पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो सही उत्तर जापानी इंसेफ्लाइटिस दोस्तों ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। एडीज एल्पोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, ये पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया और सेंट लुई इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों के कारक का विषाणुवाहक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का कारण प्लेवीराइडी कुल का विषाणु होता है और इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस फ्लेवीवायरस होते हैं और इस विषाणु से मानव और जंतु, मुख्यतः सुअर और जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है और सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क और मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो सही उत्तर मेनिंजाइटिस। दोस्तों मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन है जीवाणु, रोटावायरस, अमीबा या कवक। तो सही उत्तर आपका रोटा वायरस। दोस्तों विषाणुओं, जीवाणुओं और अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग होता है और वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है यदि कोई मानवीय रोग बृहद विश्व या विश्व के बृहद क्षेत्र पर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपीजूटिक। तो सही उत्तर पैंडेमिक। दोस्तों जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेजी से फैलता है तो एपिडेमिक कहलाती है और एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो याद रखिएगा मम्स, रेबीज और हर्पीज ये सभी वायरस जनित बीमारियां हैं। दोस्तों मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है। इसमें पैराटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है और हर्पीज रोग का कारण भी विषाणु है। अगला प्रश्न है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे? कुत्ते के काटने से, मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से या थूक से। तो सही उत्तर दूषित भोजन तथा जल से। दोस्तों पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन और जल द्वारा होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम है। ये विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम ये होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश होता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं और पैरों में पक्षाघात हो जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो का कारण क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है पोलियो जो है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी?
तो जोनास साल्क ने दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ये 1952 में खोज हुई। पोलियो बच्चों में होने वाला अत्यंत घातक रोग है जिससे ये विकलांग हो जाते हैं और ये रोग पोलियो विषाणु के द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो सही उत्तर है जोनास साल्क ने, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पोलियो का टीका सबसे पहले जोनास साल्क ने 1952 में तैयार किया था। अगला प्रश्न है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था? डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड या पोलियो? तो सही उत्तर है पोलियो। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत सरकार में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 1, 2, 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूँकि 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब ये वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। इसकी जगह अब बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण में होता है जिसमें पोलियो विषाणु टाइप 1 और 3 से लड़ने की क्षमता है। अगला प्रश्न है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? तो सही उत्तर है राइनो वायरस। राइनो वायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु आदि के माध्यम से संचरित होता है। इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर और नाक और आंख से पानी गिरता है। अगला प्रश्न है निमोनिया एक संक्रमण है? तो सही उत्तर है निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कवक आदि के माध्यम से हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? ऑप्शन है टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया या फिर हैजा। तो सही उत्तर है हेपेटाइटिस बी। दोस्तों हेपेटाइटिस बी का कारण पानी का प्रदूषण नहीं, जबकि टाइफाइड, पीलिया और हैजा ये पानी के प्रदूषण की वजह से होते हैं। अगला प्रश्न है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? ऑप्शन है DNA वायरस, RNA वायरस, जीवाणु या प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो सही उत्तर DNA वायरस। दोस्तों हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत या लीवर में सूजन और जलन होता है। हेपेटाइटिस वायरस बी वायरस हेपा DNA वायरस यानी HPDNA वायरस परिवार का एक सदस्य है। अगला प्रश्न है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो सही उत्तर वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यकृत शोथ या बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह संचरित होता है। दूसरा है यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है और यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। यकृत शोथ सी का टीका है जबकि यकृत शोथ बी का टीका नहीं है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की अवस्था है जिसके लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य आदि से संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु को संचरित होता है। इस प्रकार हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी के द्वारा तथा लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी के विषाणु से संक्रमित हैं। दूसरी ओर अब तक 70 मिलियन से कुछ अधिक लोग HIV विषाणु से संक्रमित हुए जिनमें से 35 मिलियन की मृत्यु हो चुकी है। हेपेटाइटिस बी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी कथन सही नहीं है।
दोस्तों 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा नहीं होता, आपको बताना है। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस। तो सही उत्तर है हेपेटाइटिस जो है दोस्तों ये एक वायरस द्वारा होने वाला कौन सा वायरस द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस जो है वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, आपको बताना है। प्लेग चूहा सही है, रेबीज कुत्ता सही, टेपवर्म सूअर और पोलियो बंदर ये आपका सही नहीं है। दोस्तों प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों के द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। टेपवर्म फीता कृमि सूअर का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। पोलियो बंदर से नहीं बल्कि पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु के द्वारा होता है और दूषित भोजन और जल द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक। तो इनमें से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, तो सही उत्तर है चेचक का। दोस्तों आप जान लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अब तक 3 प्रमुख रोगों जैसे चेचक, गिनी वर्म और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया और 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था कब, तो सही उत्तर 1980 में। दोस्तों चेचक या स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इस टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि चेचक विषाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, चेचक विषाणु के द्वारा होता है। कारण है कि मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन पर आधारित है। दोस्तों चेचक या स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो कि आर्थोपॉक्स वायरस परिवार का एक सदस्य है। ये अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र आदि के माध्यम से फैलते हैं। ये रोग मुख्यतः त्वचा को प्रभावित करता है। इसमें रोगी को ज्वर बना रहता है और शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका या वैक्सीन लगवाना चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में जीव विज्ञान के अंतर्गत रोग और उनके कारण में विषाणु जनित रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।